हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्या और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1। इस चैप्टर का नाम है द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और हर एक चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब लाइन बाय लाइन पढ़ना, आप पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाएंगे। थीम: मिडवल यूरोप, राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मिडवल यूरोप के बारे में और उसमें भी पढ़ेंगे राइज एंड स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। आई होप आपको मिडवल क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। देखो, हिस्टोरियंस जो है ना, हिस्टोरियंस कहते हैं उन लोगों को जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करता है इन डेप्थ, मतलब अच्छे से। ठीक है, तो जो हिस्टोरियंस है ना, वो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं: एंशियंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो जो एंशियंट हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में उसमें पढ़ाई होती है। मिडवल यानी कि मिडिल एज के बारे में पढ़ाई होती है। और तीसरा है मॉडर्न। मॉडर्न मतलब आज का ज़माना। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आज के ज़माने के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्या है ये अच्छे से और समझेंगे हम लोग, बट आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखना। द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी, और इसमें हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे: मेजर डेवलपमेंट इन द मेडिवल वर्ल्ड, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी कि क्रिश्चियनिटी कैसे फैला, और क्रिश्चियन मोनेस्टिक ऑर्डर। ठीक है, और मैं एक चीज़ होप कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आप मोस्ट प्रॉबली ना, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एक क्रिश्चियन स्कूल में आप पढ़ते हो। ठीक है, इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो ना, तो उसका जो इंचार्ज है वो क्रिश्चियन है। ठीक है, तो अब यहाँ से टाइमलाइन है प्रोबेबली ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये 4 BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। मतलब कि बिफोर क्राइस्ट एरा का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, तो ये कुछ टाइमलाइन है। टाइमलाइन मतलब कि ये जो 30 CE है, CE मतलब कि क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो 30 CE में हुआ क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब जब जीसस क्राइस्ट 30 साल के थे तो उसको उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था। फिर 285 CE में डिवीज़न ऑफ रोमन अम्पायर का टुकड़ा हुआ था। ये रोमन अम्पायर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर 313 CE में, CE मतलब क्राइस्ट एरा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में CE का मतलब अच्छे से आ जाए। ठीक है, क्राइस्ट एरा मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद। तो कॉन्स्टेंटीन एडॉप्ट क्रिश्चियन सिंबल 1313 में। फिर 1095 में बिगनिंग ऑफ क्रूसेड्स। ये क्रूसेड्स क्या होता है ये भी हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। और 1291 में एंड ऑफ क्रूसेड्स। और फिर 1600 में हुआ प्रोटेस्टेंट चर्च। तो ये सभी चीज़, ये टाइमलाइन शो कर रहा है कि कौन सी घटना कब कब हुई। ठीक है, तो ये सभी के बारे में इन डेप्थ अंदर में हम लोग अच्छे से लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो अब हम ये चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ट्रेसेस मैंस प्रोग्रेस फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम टू द प्रेजेंट डे। हिस्ट्री ट्रेसेस मतलब हिस्ट्री जो है सब्जेक्ट, वो क्या करता है। हिस्ट्री में आप यही ना पढ़ते हो कि पुराने समय में लोग का क्या कल्चर था, लोग कैसे रहते थे, लोग का खाना पीना कैसा होता था, लोग कैसे पैसे कमाते थे और जीवन अपना चलाते थे। तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग यही पढ़ते हैं ना। तो ये फर्स्ट लाइन में लिखा गया है, हिस्ट्री ट्रेसेस मेंस प्रोग्रेस, मतलब कि हम लोग किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, मतलब हम लोग का किस तरीके से हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसके बारे में हिस्ट्री ने पढ़ाया जाता है। ठीक है, फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम टू द प्रेजेंट डे। प्री हिस्टोरिक टाइम उस वक्त को कहते हैं जब लोग लिखना नहीं सीखे थे। ठीक है, और हिस्ट्री उस वक्त से, मतलब कि हिस्ट्री में हम लोग उस वक्त के बारे में भी पढ़ाई करते हैं। ठीक है, प्री हिस्टोरिक टाइम टू द प्रेजेंट डे। तो हिस्ट्री में हम लोग मेंस प्रोग्रेस के बारे में पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम, जब लोग लिखना नहीं जानते थे, और उससे लेके आज तक हम लोग हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं।
For convenience or for convenience, historians have divided history into ancient, medieval and modern period. और हिस्ट्री को पढ़ने में आसानी हो इसीलिए जो हिस्टोरियंस है ना वो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। वो 3 पीरियड कौन कौन से हैं? एंशियंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। The transition from ancient to modern and medieval to modern times was gradual, but not uniform throughout the world. इसका ये मतलब हुआ कि जो पूरे दुनिया में है ना, पूरे दुनिया में हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। लेकिन इसका जो टाइमिंग है ना ये पूरे देश में सेम नहीं है। यूरोपियंस जो देश हैं वो उसमें जो टाइम है वो इंडिया से पहले ही वहाँ पे मिडिवल पीरियड आ गया था, ठीक है, और इंडिया में बाद में आया था, ठीक है। ये यूरोपियन देश क्या होता है आई होप आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको ये मैप में शो कर रहा हूँ, आप देखो, ठीक है। ये है यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। और इसमें यहाँ पे है ना पहले ही मेडिवल पीरियड आ गया था। आगे देखते हैं हम लोग। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया स्ट्रेचेस अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द 8th century टू 18th century। इंडिया में जो मेडिवल पीरियड था वो 8th century से लेके 18th century तक था। कंपेयर टू दिस, अगर हम इससे कंपेयर करें तो द मॉडर्न पीरियड इन यूरोप स्ट्रेचेस अप्रॉक्सीमेटली 600 क्राइस्ट एरा टू 1500 क्राइस्ट एरा। पर यूरोप में बहुत पहले ही मेडिवल पीरियड आ गया था। द मिडवल पीरियड विटनेस द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू आउट यूरोप। और मिडवल पीरियड में लोगों ने ये देखा था कि क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियन धर्म है, वो किस तरीके से पूरे यूरोप में फैले। इट ऑल्सो विटनेस द राइज ऑफ अरब्स and the Turkish Empire, which had a remarkable influence on India. It also marked the advent of Europeans in India for trade. और ये जो मेडिवल पीरियड के लोग थे ना ये देखे थे कि किस तरीके से, मतलब यूरोप के जो मेडिवल पीरियड के लोग थे वे बहुत अच्छे से देखे थे कि क्रिश्चियनिटी किस तरीके से पूरी दुनिया में फैल रहा है। और ये भी विटनेस किए थे, विटनेस मतलब कि वो देखे थे उस वक्त के लोग कि किस तरीके से अरब और टर्किश अम्पायर पूरे दुनिया में फैल रहा था और इसका क्या इन्फ्लुएंस था इंडिया में, क्योंकि ये सभी बाद में फिर इंडिया में आक्रमण किए थे। इट ऑल्सो मार्क द एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया फॉर ट्रेड। और मिडवल पीरियड में ही यूरोप से ना, मतलब यूरोप में देख लो कौन कौन से मेनली कंट्री आते हैं, मतलब हो गया वहाँ पे स्पेन हो गया, फिर इंग्लैंड हो गया, तो ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, ठीक है ना। और इंग्लैंड से ही ना हमारे देश में आए थे कब्जा करने के लिए, तो उस वक्त ही आए थे। मिडवल पीरियड जब यूरोप में चल रहा था तभी आए थे। एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी। एडवेंट का मतलब होता है कि किस तरीके से पूरे दुनिया में क्रिश्चियनिटी फैला। तो क्रिश्चियनिटी वॉज प्रीच बाय अ ज्यू नेम जीसस। तो क्रिश्चियनिटी जो धर्म निकला वो एक ज्यू व्यक्ति, मतलब जो एक धर्म है, जो एक धर्म का नाम है, ठीक है। और उसके एक इंसान, मतलब उस धर्म के एक इंसान थे जिनका नाम था जीसस, हु वॉज प्रोबेबली बॉर्न ऑन 4 BCE, जिनका जन्म हुआ था 4 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा में, इन बेथयम, इन जूडिया, ठीक है। ये एक देश है जो कि एशिया में है। जीसस क्राइस्ट ऑल्सो कंसिडर्ड एज मसीहा एंड द सन ऑफ गॉड बाय द क्रिश्चियंस। और क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं वो जीसस क्राइस्ट को मसीहा कहते हैं, और या फिर मतलब उनको भगवान का बेटा कहते हैं। Began his ministry when he was about 30 years of age. He was raised in Nazareth, Palestine, and studied Jewish scripture. और इनका ये जो है, इनका तो जन्म हुआ था वो बेथलियम में हुआ था, बट ये पले बड़े थे नजरियत में। नजरत एक शहर है इज़राइल में, ठीक है, इज़राइल एक कंट्री है, and study Jewish scriptures. However, his understanding of Jewish religions and interpretation of the law of Moses clashed with the traditional Jewish leader. तो ये जीसस क्राइस्ट जो थे ना ये पूरे दुनिया में मतलब अपने लोगों को वो लॉ ऑफ मॉसेस के बारे में बताते थे, और जो बड़े बड़े लीडर थे, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे जूइश धर्म के,
उनका उनका जो सोच था जीसस क्राइस्ट से नहीं मैच करता था। तो दोनों में मतलब एक तरीके का मतलब आपसी विवाद हो गया। मतलब वो लोग जीसस क्राइस्ट को देखना नहीं चाहते थे, जो बड़े बड़े जूइश लीडर थे। अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल रिटन बाय हिज डिसिपल्स, गॉस्पल जो है वो 4 बुक का नाम है, ठीक है। और उस बुक में लाइफ और जो जीसस क्राइस्ट के टीचिंग है ना, जो भी चीज़ वो सिखाए हैं उनके बारे में वो बुक्स में लिखा गया है। और ये बुक उनके 4 स्टूडेंट ने लिखे हैं, जिसमें कि ये लिखा गया है ही हैड हीलिंग पावर एंड कुड परफॉर्म मिरेकल। कि जीसस क्राइस्ट के पास ना हीलिंग पावर है, क्योंकि मतलब उन्हें दर्द नहीं होता किसी चीज़ का, और वो जो है वो मिरेकल कर सकते हैं। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। Thus, he attracted large crowd which irritated the Jewish leader। और इसी ये सब कारण से ही जीसस क्राइस्ट जो थे वो लार्ज नंबर ऑफ लोग को ना इन्फ्लुएंस कर लेते थे। जब भी वो कुछ अपना प्रवचन या फिर अच्छी अच्छी बातें बताते थे तो बहुत सारे लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे। और ये सभी बातें खटकती थी जूइश लीडर जो थे। जूइश एक धर्म है, और जूइश धर्म के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उन्हें कहते हैं जूइश लीडर, ठीक है। तो ये बातें उन्हें बहुत खटकती थी, और ये जूइश लीडर जीसस क्राइस्ट को देखना नहीं चाहते थे। टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि जीसस क्राइस्ट कौन कौन सी बातें लोगों को सिखाते थे और उनका क्या मतलब विचार था, विचार यानी कि थिंकिंग उनका कैसा था, तो उनके बारे में अब पढ़ेंगे। द टीचिंग ऑफ जीसस वॉज सिंपल एंड वर समराइज्ड इन द जूइश बाइबल विच क्रिश्चियन कॉल्ड द ओल्ड टेस्टामेंट। तो जीसस की जो बातें हैं वो सभी जो बात है ना वो बाइबल में लिखे गए हैं, और विच क्रिश्चियन मतलब जूइश बाइबल में लिखे गए हैं, जिसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट। ही टॉट दैट आवर लव फॉर गॉड शुड बी अनकंडीशनल एंड गुड शुड ट्रायम्फ ओवर इविल। ईसा मसीह जो है, ये जीसस क्राइस्ट हैं, ये सिखाते थे हमें, लोगों को सिखाते थे कि जो भगवान है उनके लिए मतलब हमें अनकंडीशनल लव रखना चाहिए। मतलब हम लोग उन्हें बहुत, हम लोग जो हैं भगवान को बहुत प्यार करें, अनकंडीशनल प्यार करें। और फिर वो बोले हैं एंड गुड शुड ट्रायम्फ ओवर इविल, और बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत हो। ही ऑल्सो कंसिडर्ड लव फॉर नेबर टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और जीसस क्राइस्ट कहते थे कि हमें अपने पड़ोसियों से भी बहुत अच्छे से रहना चाहिए और प्यार से बातें करनी चाहिए। जीसस पॉजेस द वर्च्यू ऑफ टेंडरनेस, कंपैशन एंड करेज। टेंडरनेस का मतलब होता है कोमलता, और वो बताते थे कि हमें कोमल रहना चाहिए। कंपैशन मतलब हमारे अंदर दया होनी चाहिए, और करेज मतलब हिम्मत होनी चाहिए। ही स्क्रॉन्ड सेम एंड प्रीटेंस। और जीसस क्राइस्ट को बिल्कुल भी नहीं था मतलब कि स्काउंट का मतलब होता है अपमानित करना किसी को, या फिर प्रीटेंस का मतलब होता है दिखावा करना। ये सारी वही बातें मतलब वो बोलते थे कि हमें नहीं करना चाहिए। ही लिव्ड सिंपली, वो बहुत ही सिंपल रहते थे। हैड सिंपैथी फॉर ऑल एंड ट्रीटेड ऑल पीपल एज इक्वल्स। और हमें सभी के साथ सहानुभूति मतलब कि हमें अच्छे से बात करनी चाहिए दूसरों से, और मतलब सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। द टीचिंग ऑफ जीसस आर रिकॉर्डेड इन द 4 कैनोनिकल गॉस्पेल्स। और ये जो जीसस की बातें हैं ये सभी लिखे गए थे 4 बुक जिसे कि हम लोग गॉस्पेल्स कहते हैं। और ये बुक हैं मैथ्यू, मार्क, ल्यूक एंड जॉन, ठीक है। तो ये 4 बुक हैं जिनमें कि जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स के बारे में बताई गई हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट जो जो बातों को फॉलो करने के लिए लोगों को बोलते थे, ये सभी बातें इन 4 बुक्स में लिखे गए हैं। हम लोग टीचिंग के बारे में देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रूसीफिक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रूसीफिक्शन का मतलब होता है सूली पर चढ़ाना, कि जीसस क्राइस्ट को आखिर सूली पर क्यों चढ़ाया गया, ठीक है। इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। पैलेस्टीन एट दिस टाइम वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द रोमन्स। ये रोमन क्या होता है, आप ऐसे समझ लो ना कि ये रोमन एक अम्पायर था, ठीक है। और वो पूरे यूरोप और कुछ पार्ट एशिया का वहाँ तक कब्जा कर लिया था, ठीक है। और ये जो फ़लस्तीन है, पैलेस्टीन, ये इस वक्त जो है वो रोमन के कंट्रोल में था।
The Jewish community made the Romans also believe that Jesus was a threat to them and their religion. एक तो मैं पहले ही बताया था ना कि जो जूइश लीडर था, वो जो बड़े बड़े लीडर थे, वो जीसस क्राइस्ट को देखना नहीं चाहते थे क्योंकि वो दोनों का सोच बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो वो जूइश चाहते थे कि मतलब किसी तरीके से जीसस क्राइस्ट को मतलब सप्रेस किया जाए, उनके टीचिंग मतलब उनका इनका जो इतना स्प्रेड हो रहा है बातें, लोग जो मानने लगे हैं, ये सभी बातें कम मतलब लोग कम इनको फॉलो करें, ऐसा जूइस चाहते थे, जूइस लीडर। ठीक है, और इस वक्त जो है वो रोमन का कंट्रोल है फ़लस्तीन पर। फ़लस्तीन एक कंट्री का नाम है। ठीक है, और इस वक्त रोमन अम्पायर का पूरा कंट्रोल है फ़लस्तीन के ऊपर। द जूइश कम्युनिटी मेड द रोमन्स ऑल्सो बिलीव दैट जीसस वॉज अ थ्रेट टू दैम एंड देयर रिलीजन। तो जो जूइश लीडर थे बड़े बड़े, वो ना रोमन के जो अम्पायर थे, रोमन के जो किंग थे, उनके कान में जाके भर दिए कि ये जो जीसस क्राइस्ट है ना, ये आपके धर्म के लिए भी थ्रेट है, मतलब कि खतरा है, क्योंकि लोग इनके बातों में बहुत आसानी से आ जाते हैं और लोग इनके बातों को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, Thus, the Roman arrested Jesus and charged him seduction. तो जब जो जूइश कम्युनिटी के लोग थे बड़े बड़े, वो रोमन किंग्स के कान में जाके जब भर दिए जीसस के बारे में ना, तो वो रोमन किंग भी डर गए कि ये तो हाँ सच में हमारे धर्म के लिए खतरा है। तो क्या किए, रोमन जो है वो अरेस्ट, रोमन किंग जो है वो अरेस्ट कर लिए जीसस क्राइस्ट को और चार्ज हिम विद सिडक्शन। सिडक्शन का मतलब होता है कि मतलब लोगों को भड़काना गवर्नमेंट के विरोध में। ठीक है, लोगों को मतलब उकसाना गवर्नमेंट के विरोध में। आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब ही सफर्ड डेथ बाय क्रूसिफिकेशन। ये जो क्रूसिफिकेशन होता है, ये है सूली पर चढ़ाकर इनका डेथ हो गया जीसस क्राइस्ट को, मतलब ये पनिशमेंट मिला कि आपको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इन 30 CE, 30 क्राइस्ट एरा में ऐसा हुआ। द डे ऑफ क्रूसिफिक्शन इज़ सेलिब्रेटेड एज गुड फ्राइडे। तो अभी जो गुड फ्राइडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, उस दिन ही जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया था। क्रिश्चियंस बिलीव दैट आफ्टर हिज डेथ जीसस केम बैक टू लाइफ ऑन थर्ड डे। और क्रिश्चियंस का ऐसा मानना है कि जब जीसस का डेथ हो गया था, डेथ के 3 दिन के बाद फिर से वो जिंदा हो गए थे, और 3 दिन के बाद। ठीक है, दिस इज़ नोन एज रिजोरेक्शन। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिजोरेक्शन। रिजोरेक्शन का मतलब होता है जी उठना, मतलब कि वापस से ज़िंदा हो जाना। और इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ईस्टर के रूप में, एंड इज सेलिब्रेटेड एट ईस्टर इन क्रिश्चियन वर्ल्ड। हाउएवर इन 300 CE क्रिश्चियनिटी हैड स्प्रेड थ्रू आउट द रोमन अम्पायर। और तब तक 300 CE तक क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरा फैल चुका था रोमन अम्पायर में, और इवन बियॉन्ड, मतलब कि पूरे देश में फैल चुका था। टू अर्मेनिया एंड पर्सिया। अर्मेनिया एक देश का नाम है, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। ये है अर्मेनिया और ये है पर्सिया। तो यहाँ देखिए, पर्सिया जो है ये ईरान का मतलब पुराना नाम है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा क्रिश्चियनिटी फैल गया था, लार्जली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ संत पॉल एंड अदर एपोस्टल्स। एपोस्टल जो है वो कुछ लोग थे जो बहुत ही फॉलो करते थे जीसस क्राइस्ट को। ठीक है, तो उन लोगों के द्वारा ये उनका जो टीचिंग है जीसस क्राइस्ट का, वो पूरे दुनिया में फैलाया गया। आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर देन प्लीज़ कमेंट बिलो। ठीक है, मैं आपका कमेंट को पढ़ूंगा और आपकी जो भी डाउट है उसको सॉल्व कर दूंगा। और आप मुझे ये भी बताना कि आपको कैसा लगा यहाँ तक पढ़ के। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।